और नीतिगत निर्णयों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। वह एक वीर योद्धा था जिसने अपने राज्य को न केवल आंतरिक विरोधियों से बल्कि बाहरी आक्रमणों से भी बार बार सुरक्षित रखा था। राजा के पास 2 रानियां थीं। बड़ी रानी रूपवती और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह दरबार में अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए जानी जाती थी, लेकिन उसमें राजनीति और कूटनीति की विशेष समझ नहीं थी। इसके विपरीत छोटी रानी अद्वितीय सुंदरता और असीम बुद्धिमता की धनी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें जैसे गहरे तालाब की गहराइयों को प्रतिबिंबित करती थी और उसके लंबे काले बाल जैसे रात के अंधकार में झड़ते काले बादल। उसकी बातों में एक ऐसी कशिश, काले बाल जैसे रात के अंधकार में झड़ते काले बादल। उसकी बातों में एक ऐसी कशिश थी कि वह किसी भी विषय पर तर्कसंगत सलाह देती तो राजा उस पर तुरंत विश्वास कर लेता। राजा को छोटी रानी से विशेष प्रेम था। वह अपनी समस्याओं का समाधान उसकी सलाह से करता और कठिन परिस्थितियों में उसकी बुद्धिमानी का सहारा लेता। छोटी रानी की सुंदरता और मृदुल व्यवहार ने उसे महल में सम्मान दिलाया था और उसकी योग्यता ने राजा के मन में उसके लिए विशेष स्थान बनाया था। लेकिन बड़ी रानी के लिए यह सब असहनीय था। वह ईर्ष्या से जली रहती और छोटी रानी की हर सफलता उसके दिल को कांटे की तरह चुभती। हालांकि बड़ी रानी भी अपनी तरीके से सुंदर थी। उसकी खूबसूरती में गरिमा और ठहराव था, लेकिन छोटी रानी की तुलना में वह थोड़ी सख्त मानी जाती थी। बड़ी रानी के दिल में ईर्ष्या की आग तब और भी भड़क उठी जब छोटी रानी गर्भवती हो गई। छोटी रानी के चेहरे पर उस समय अद्भुत तेज था। उसकी मुस्कान में मां बनने की खुशी झलक रही थी और उसकी आंखों में मातृत्व का सौम्यता। महल में हर कोई छोटी रानी की देखभाल में लगा था, जबकि बड़ी रानी को यह सब बहुत तकलीफ देता था। उसके पास खुद के कोई बच्चे नहीं थे और कई सालों के प्रयास के बाद भी वह संतानहीन रही थी। यह उसकी सबसे बड़ी पीड़ा थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा तनाव था जो उसकी जलन और आंतरिक कुंठा को दर्शाता था। जब भी वह छोटी रानी को हंसते हुए देखती, उसके मन में ईर्ष्या का जहर और गहरा हो जाता था। बड़ी रानी ने कई बार छोटी रानी के गर्भ को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई। उसने कई चालें चली, छोटी रानी को ऐसे खाद्य पदार्थ देने का प्रयास किया जो उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। उसने छोटी रानी के कमरे में संदिग्ध औषधियां भी भेजी, लेकिन हर बार छोटी रानी की बुद्धिमानी और सावधानी उसे बचा लेती। छोटी रानी यह समझ चुकी थी कि इन घटनाओं के पीछे बड़ी रानी का ही हाथ है, लेकिन उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। वह जानती थी कि अगर उसने कोई आरोप लगाया तो महल में विवाद बढ़ सकता है और इससे राजा को पीड़ा होगी। वह अपने होने वाले बच्चे की सुरक्षा के लिए हर खतरे से सावधान रहती, लेकिन उसने अपनी शांति और संयम को कभी नहीं खोया। 9 महीने के कठिन समय के बाद छोटी रानी ने एक अद्वितीय सुंदर बेटी को जन्म दिया। बच्ची की त्वचा दूध जैसी उज्जवल थी और उसकी आंखों में चमक थी जैसे तारों की रोशनी। उसका जन्म महल में एक महान उत्सव के रूप में मनाया गया। हर कोई प्रसन्न था सिवाय बड़ी रानी के, जिसके मन में ज्वाला और भी भड़क उठी थी। उसके दिल में अब केवल एक ही उद्देश्य था, छोटी रानी की बच्ची को उसके जीवन से दूर करना। बड़ी रानी ने अपने सबसे विश्वासपात्र दासी को बुलाया। यह दासी उसके राजों की रक्षक थी और उसने उसे आदेश दिया कि वह नवजात बच्ची को चोरी कर ले और उसे मार डाले। दासी ने इस खतरनाक कार्य को करने के लिए सहमति दे दी, क्योंकि वह जानती थी कि बड़ी रानी की इच्छा का पालन न करने का मतलब था उसकी खुद की मृत्यु।
एक रात जब महल में सब सो रहे थे और चांदनी रात अपने प्रकाश से महल के आंगन को चांदी की चादर से ढक रही थी, दासी ने चुपके से बच्ची को उठाया और महल के पीछे के द्वार से बाहर निकल गई। दासी बच्ची को लेकर पास के एक घने जंगल की ओर चल दी। उसका इरादा था कि वह बच्ची को जंगल में छोड़कर लौट आएगी ताकि जंगली जानवर उसे खा जाएं। जैसे ही वह जंगल के और भीतर जाने लगी, अचानक एक भयावह शेर की दहाड़ गूंज उठी। दासी का दिल डर से कांप उठा। वह हड़बड़ाहट में बच्ची को जमीन पर छोड़कर भाग खड़ी हुई। वह नहीं चाहती थी कि शेर का शिकार बने, इसलिए उसने बिना पलटे ही जंगल से बाहर की ओर दौड़ लगाई। कुछ ही समय बाद वहां एक बंदर आया। उसने देखा कि एक नन्ही सी बच्ची जंगल में अकेली पड़ी है। बच्ची का चेहरा मासूम था और उसकी आंखों में नमी थी। बंदर पहले तो हैरान हुआ, क्योंकि उसने पहले कभी इंसानी बच्ची को इस तरह जंगल में नहीं देखा था। तभी उसके छोटे बंदर बच्चे धीरे धीरे उस बच्ची के चारों ओर आ गए और उसके साथ खेलने लगे। बच्ची उनकी उछल-कूद और चेहरों को देखकर हंसने लगी। उसकी हंसी ने उस बंदर के दिल को पिघला दिया। उसने बच्ची को अपने हाथों में उठाया और उसे अपने साथ ले जाने का निश्चय किया। बंदर ने उस बच्ची को अपने बाकी बच्चों की तरह ही प्यार दिया। उसने जंगल के फलों और पौधों से उसका पोषण किया। धीरे धीरे बच्ची बंदरों के साथ बड़े होने लगी। उसकी हंसी और मासूमियत ने जंगल के बाकी जानवरों को भी मोहित कर दिया। वह बिना किसी भय के जंगल में घूमती, पेड़ों पर चढ़ती और बंदरों के साथ खेलती। समय बीतने के साथ वह जंगल का हिस्सा बन गई, लेकिन उसकी मानवता उसे अन्य जानवरों से अलग बनाती थी। बच्ची का जन्म, उसकी चोरी और जंगल में उसके पालन पोषण की कहानी महल में एक रहस्यमयी कहानी बन गई। हर कोई छोटी रानी की बच्ची के गायब होने पर दुखी था, लेकिन किसी को भी इसका कारण पता नहीं चल पाया। बड़ी रानी अपने उद्देश्य में सफल हो चुकी थी, लेकिन उसके दिल में अब भी एक अजीब सा खालीपन था। महल में छोटी रानी अपनी बच्ची के खो जाने से टूट चुकी थी। वह जानती थी कि उसकी बच्ची अभी भी कहीं सुरक्षित है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। राजा को जब अपनी बेटी के बारे में पता चला तो उसे भी बहुत दुख हुआ और उसने तुरंत सैनिकों को भेजकर अपनी बेटी को पता लगाने के लिए कह दिया। साथ ही छोटी रानी को दिलासा देने लगा। छोटी रानी बहुत दुखी थी, पर फिर भी उसने राजा को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी बच्ची के गायब होने के पीछे किसका हाथ हो सकता है। उसने अपना दर्द अपने भीतर ही छिपा लिया, लेकिन उसके दिल में एक ज्वाला धधक रही थी। एक दिन वह अपनी बच्ची को ढूंढेगी और उसे वापस लाएगी। महल में धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा, लेकिन छोटी रानी की आंखों में वह चमक अब नहीं थी। उसके पास अब भी उम्मीद थी, लेकिन समय बीतने के साथ उसकी उम्मीद धुंधली होने लगी। उसने खुद को शांति से रखा और अपनी बुद्धिमानी से महल की अन्य गतिविधियों में हिस्सा लेती रही, लेकिन उसके दिल की पीड़ा को कोई नहीं समझ पाया। दूसरी ओर बड़ी रानी ने अपने उद्देश्य को पूरा कर लिया था, लेकिन उसके भीतर का संतोष उसे कभी नहीं मिला। समय बीतता गया और वह नन्ही बच्ची जिसे जंगल में छोड़ा गया था, अब एक सुंदर चुलबुली लड़की में बदल चुकी थी। उसकी आंखें गहरी और चमकदार थी, जैसे दो चमकते हुए सितारे। उसके लंबे बाल खुले जंगल की हवा में लहराते हुए बिखरते थे और उसकी त्वचा का रंग हल्की धूप से सुनहरा हो गया था। उसकी सुंदरता अद्वितीय थी। उसका चेहरा मासूमियत और जिज्ञासा से भरा हुआ था और उसके हंसने की गूंज पूरे जंगल में गूंज उठती थी।
वह अपने हर कदम के साथ जंगल को जिंदा करती। उसकी चाल में एक ऐसी फुर्ती थी कि उसे पकड़ना बंदरों के लिए भी मुश्किल हो जाता। वह बंदरों के साथ बड़ी हुई थी, इसलिए उसकी आदतें भी बंदरों जैसी ही हो गई थी। वह पूरी तरह से जंगल में घुल मिल चुकी थी। पेड़ों पर उछलना, डालियों से झूलना और उछल-कूद करना उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। जंगल के हर पेड़ पर उसका अधिकार था और वह अपनी छोटी टोली के साथ पूरे जंगल में शैतानियों का तांडव करती थी। जब वह बंदरों के साथ शरारतें करती, तो जंगल के जानवर उसकी हरकतों से हैरान हो जाते। वह कभी जंगल की झाड़ियों में छुप जाती, तो कभी ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची शाखाओं पर जा बैठती और वहां से अपनी टोली के साथ झूलते हुए जानवरों के पीछे शरारत भरे पत्थर फेंकती। जंगल में कोई भी जानवर हो, उसे उसके शरारतों का शिकार होना ही पड़ता। कभी कभी वह बंदरों की टोली के साथ झुंड बनाकर पेड़ों की शाखाओं पर से गाने लगती, जिससे पक्षी डरकर उड़ जाते। उसकी हरकतों में एक निर्दोषता थी जो जंगल के हर कोने को हंसी और उल्लास से भर देती थी। उसकी अदाओं में एक ऐसा आकर्षण था कि जंगल का हर जीव उससे प्रेम करता था। वह बंदरों के साथ केले और आम के पेड़ों पर चढ़कर फल तोड़ती और फिर अपनी टोली के साथ जंगल में भागती। उसकी हंसी में एक जादू